तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र। अब इसमें हम एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, कितनी ग्लैंड पढ़ते हैं इसमें, और कौन कौन से हम देखते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन पढ़ते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे जैसे इसके अंतर्गत हम पाचन अंग, ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, आहार नाल, ठीक है। तो आहार नाल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, अब आहार नाल जो होती है एलिमेंट्री कैनाल, तो हम देखते हैं कितनी इसकी लंबाई होती है, तो लगभग 33 फीट, है ना, इतनी होती है इसकी लंबाई आहार नाल की। अब इसमें पार्ट कौन कौन से आ जाते हैं, तो हम देखते हैं जैसे बकल कैप्टी, ठीक है, मुख गुहा, ठीक है। इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस, या इसी को बोलेंगे ग्रास नली, ठीक है। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्टोमक, ठीक है, यानी अमाशय, और इसी में हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइन, यानी आंत्र या आंत, ठीक है। तो इंटेस्टाइन के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे छोटी आंत, बड़ी आंत, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन सी पार्ट आते हैं, तो बक्कल कैप्टी, ग्रास नली, अमाशय और आंत, ये हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत, है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं, पाचक ग्रंथियां, ठीक है, पाचक ग्रंथियां। तो पाचक ग्रंथियां क्या होती हैं, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जैसे सेलाइवरी ग्लैंड, पढ़ चुके हैं इनको हम, है ना, या लार ग्रंथियां जिन्हें कहें, ठीक है। तो हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो इसको हमने पढ़ लिया डिटेल से, 3 जोड़े, है ना, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी और पैरोटेड। जिहा में पाई जाती हैं एक जोड़ी हम देखते हैं जबड़ों में, और एक जोड़ी हम देखते हैं जीभ के किनारों पर। और इसमें हम पढ़ेंगे लीवर या यकृत, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे पेनक्रियाज या अग्नाशय, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे, और इसके अंतर्गत, ठीक है, तो ये पाचन ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियों में हम क्या पढ़ेंगे, लार ग्रंथियों को और लीवर को, अग्नाशय को, एक और आ जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये इन्हीं को बोल देते हैं जठर ग्रंथियां, है ना। पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथियों का संबंध किससे है, हमारे बॉडी के कौन से पार्ट से है,
तो जठर मीन्स क्या होता है, अमाशय पेट, है ना। तो हम देखते हैं अमाशय में पाई जाती हैं। तो इतने हमें पढ़ना है ना। आहार नाल पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं पाचक ग्रंथियां पढ़ेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन तंत्र, अब पाचन क्या है ना। यदि पाचन की बात करें तो पाचन क्या है, अपचयी क्रिया है, उपचयी क्रिया है। पढ़ते हैं ना, कैटाबोलिक है, एनाबोलिक है। तो मेटाबोलिक में तो है ही, हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं तो उनको क्या बोल देते हैं, मेटाबोलिज्म, है ना। एक शब्द आता है मेटाबोलिज्म, यानी उपापचयी क्रियाएं, है ना। अब उपापचयी तो है, लेकिन उपापचयी के अंतर्गत कौन सी क्रिया है, तो हम इसको पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, कैटाबोलिज्म, है ना। श्वसन में भी हमने क्या पढ़ा था, कैटाबोलिज्म, है ना, और एनाबोलिज्म, ठीक है, यानी अपचयी, ठीक है, और उपचयी, ठीक है। तो जितनी भी विनाशात्मक क्रियाएं होती हैं, यानी जटिल अणु सरल अणुओं में टूटते हैं तो क्या हो जाती हैं, अपचयी। यही हमने श्वसन में भी पढ़ा था। पाचन में भी क्या होता है, जटिल अणुओं का, है ना, फूड मटेरियल जो लेते हैं तो भोज्य पदार्थों के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना। तो पाचन में क्या है, अणु टूटेंगे, यानी टूटना क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, यानी विघटन क्या हो जाएगी, अपचयी, है ना। तो इस प्रकार से हमें इतने को पढ़ना है। थोड़ी डायग्राम में देख लें किस प्रकार से, है ना। अब इसके डायग्राम की बात करें तो ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बकल कैप्टी, सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं। अब भोजन को ग्रहण किसके द्वारा करते हैं, तो पहले लीवर जो है, तो लीवर जो है तो कितने पार्ट में बटा होता है, ये 2 पार्ट में बटा होता है ना। सबसे पहले हम देखते हैं ये बक्कल कैप्टी। तो बक्कल कैप्टी के द्वारा हम देखते हैं भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये हम देख रहे हैं, ये बक्कल कैप्टी, है ना। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। यानी मुख गुहा,
बकल कैविटी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं मुख गुहा के बाद यहाँ एक पतली नली होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोल देते हैं ईसोफेगस या ग्रास नली, है ना। ठीक है, अब ईसोफेगस आप देख रहे हो डायग्राम में, ईसोफेगस कहाँ पे खुलती है, तो हम देखते हैं अमाशय में, है ना, या स्टोमक की बात करें, अमाशय। ठीक है, अब अमाशय कहाँ खुलता है, ओपन हो रहा है, तो आप देख रहे हो एक कुंडलित नलिका है, जिसको क्या बोल देते हैं, छोटी आंत, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, या इसी को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं क्षुद्रांत। छोटी आंत नहीं आएगा आपका एग्जाम में, क्षुद्रांत आ जाता है। ठीक है, और ये क्या है, छोटी आंत कहाँ पे खुल रही है, तो आप देख रहे हो ये बड़ी आंत में, इसको क्या बोलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। हिंदी में बोल देते हैं बृहदांत्र। ठीक है, बृहदांत्र ये लिखा हुआ आएगा। अब ये क्या है, आगे चलकर रेक्टम या मलाशय, है ना। ये क्या है, एनस, गोदा द्वार, गोदा द्वार। ठीक है, ये तो हम देखते हैं वर्मी फार्म अपेंडिक्स। ठीक है, या इसी को बोलते हैं कृमि रूपी परछेद, है ना। ये तो लीवर या यकृत। ठीक है, ये क्या है, तो गॉल ब्लैडर, या पित्ताशय। ठीक है, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। अब यहां पे हम देख रहे हैं लीवर के नीचे, है ना, लीवर के नीचे पत्तीनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको बोल देते हैं पेनक्रियाज, है ना, इसको क्या बोल देंगे, पेनक्रियाज। या अग्नाशय। ठीक है, तो डायग्राम में देख रहे हैं हम, सबसे पहले क्या होता है, बकल कैविटी, तो बकल कैविटी के द्वारा मुख गुहा, है ना, मुख गुहा में हम देखते हैं, तो मुख गुहा के द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं। अब भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं, तो भोजन में सबसे पहले किसका काम होता है, बकल कैविटी, और बकल कैविटी में क्या आता है, दांत और जीभ, है ना। तो हम देखते हैं कि दांत जो होते हैं, इसको देख रहे हैं, पहले डायग्राम को देख लें, तो हम देखते हैं दांतों के द्वारा भोजन को चबाने का, पीसने का कार्य किया जाता है। इसके बाद लार ग्रंथियां जो होती हैं, 3 जोड़ी पाई जाती हैं, तो उनके द्वारा लार मिला दी जाती है, तो भोजन क्या हो जाता है, लसलसा हो जाता है, और जो एक नली के द्वारा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा खिसका दिया जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रास नली, है ना। तो इसकी दीवार में संकुचन और शिथिलन होता है, जिसके द्वारा भोजन कहाँ पे बढ़ता है, तो आप देख रहे हो कि ग्रास नली कहाँ पे खुलती है, तो स्टोमक में। अब स्टोमक में यदि आ जाए, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग है, तो सबसे चौड़ा भाग होता है स्टोमक, अमाशय, और इसमें हम देखते हैं कि भोजन का पाचन भी लगभग 3 से 4 घंटे चलता है। अब इसमें भोजन का पाचन होता है, तो अमाशय में हम देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं, जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती हैं, और हम देखते हैं लीवर से बाइल आ जाता है, और जो अग्नाशय होता है, तो इसमें से पेनक्रिएटिक जूस मिल जाता है। इसके बाद जब अमाशय में भोजन का पाचन हो जाता है, तो अमाशय कहाँ पे खुलता है, एक पतली नली में खुलता है, जिसको बोलते हैं छोटी आंत। अब छोटी आंत तो बोलते हैं, लेकिन छोटी आंत जो हम देखते हैं कि लंबाई में बड़ी आंत की अपेक्षा अधिक होती है। जो छोटी आंत की लंबाई होती है, तो हम देखते हैं कितनी, 6.5 मीटर, और चौड़ाई की बात करते हैं, तो हम देखते हैं जो छोटी आंत की लंबाई होती है, तो 6.5 मीटर,
चौड़ाई, तो चौड़ाई जो होती है इसकी तो 2.7 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर है ना। तो ये विड्थ होती है और ये हम देखते हैं लेंथ होती है। तो छोटी आंत की लंबाई, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 6.5 मीटर, और चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है तो हम देखते हैं इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई महज होती है 1.5 मीटर, और चौड़ाई जो होती है 6.7 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं कि जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, तो बड़ी आंत क्यों उसको कहते हैं? क्योंकि बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ाई में ज्यादा होती है। डायग्राम में भी देख रहे हो कि बड़ी आंत चौड़ी होती है, यानी इसकी विड्थ ज्यादा होती है ना, इसकी विड्थ है ना, और ये इसकी लेंथ है। तो हम देखते हैं, लेकिन लंबाई की बात करें तो लंबाई में हम देखते हैं छोटी आंत बड़ी होती है किसकी तुलना में? बड़ी आंत की, है ना। तो छोटी आंत क्या करती है? छोटी आंत हम देखते हैं भोज्य पदार्थों का अवशोषण कर लेती है, और हम देखते हैं इसमें एसिमिलेशन की क्रिया होती है, जिससे हम देखते हैं भोज्य पदार्थ शरीर के विभिन्न अंगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आता है कि भोज्य पदार्थों का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, तो हम देखते हैं छोटी आंत के द्वारा। अब जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं, है ना, इनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कहां पे चले जाते हैं? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में हम देखते हैं कहां पे? रेक्टम में इकट्ठा हो जाते हैं, और समय समय पर एनस के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से पाचन की क्रिया होती है। तो यदि हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी हमने पढ़ी है? लगभग 33 फीट। तो हम देखते हैं 33 फीट जो हम देखते हैं इसकी लेंथ होती है एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत हम इतने पार्ट पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले भोजन को ग्रहण करते हैं किसके द्वारा? मुखगुहा के द्वारा। मुखगुहा में क्या होते हैं? दांत और जीभ, है ना। तो दांत क्या करते हैं? भोजन को काटने का, फाड़ने का और पीसने का, और जो लार ग्रंथियां होती हैं तो वो उसमें लार मिला दी जाती है, जिससे भोजन क्या हो जाता है? स्लाइसी हो जाता है, और भोजन एक पतली नली के द्वारा खिसका दिया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जिसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, तो ईसोफेगस। इसका काम क्या होता है? केवल और केवल भोजन को खिसकाने का। तो भोजन को खिसका देती है, और हम देखते हैं फिर भोजन कहाँ चला जाता है? अमाशय में, और यहीं पे हम देखते हैं पाचन की क्रिया होती है। अब अमाशय में कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं? तो हम पढ़ चुके हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथियां। तो कौन से जूस का सिक्रेशन करती हैं? जठर यानी गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती हैं। और अमाशय में भोजन का पाचन कितनी देर तक चलता है? तो लगभग 4 घंटे तक चलता है। तो यदि हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग, तो फिर हम देखते हैं अमाशय। और सबसे अधिक पाचन की क्रिया किस में होती है सबसे ज्यादा टाइम तक? तो भी अमाशय में। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट तो हम देखते हैं छोटी आंत, है ना। और छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण, है ना, एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, कौन करता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, है ना। और अपचित भोजन हम देखते हैं रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, और बाद में एनस के द्वारा हम देखते हैं समय समय पर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसमें हमने देखा कि बकल कैप्टी क्या? मुखगुहा। अब मुखगुहा में हम देखते हैं दांत होते हैं और जीभ। तो दांत, तो यहां हम देख रहे हैं टीथ की बात करें, ठीक है। तो मनुष्य में अब हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में दांत कितने बार निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं, है ना। एक बार हम देखते हैं शैशवावस्था के दांत, या उन्हीं को टेम्परेरी टीथ बोल देते हैं, अस्थायी दांत बोल देते हैं, या उन्हीं को दूध के दांत बोल देते हैं, है ना। तो हम देखते हैं एक होते हैं अस्थायी दांत, है ना, या इन्हीं को बोल देते हैं शैशवावस्था के दांत। ठीक है, शैशवावस्था के दांत। शैशवावस्था क्या होती है? 0 से 3 वर्ष, इन्फेंसी एज की बात करें, शैशवावस्था के दांत, है ना। तो ये हम देखते हैं ये होते हैं। और एक जो होते हैं तो हम देखते हैं वयस्कावस्था के दांत। ठीक है, वयस्कावस्था के दांत या स्थायी दांत। स्थायी दांत, तो हम देखते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अस्थायी दांत और स्थायी दांत। ठीक है, अब इसको किस फॉर्मूले से निकालते हैं? तो हम देखते हैं कि बगल कैप्टी की बात करते हैं। अब इसमें मुखगुहा होती है, मुखगुहा में दांत होते हैं, और दांत हम देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, है ना। तो हम देखते हैं
तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? चार। कौन कौन से? तो एक होते हैं कृंतक, ठीक है, या इंसाइजर, ठीक है, एक होते हैं रदनक या कैनाइन, ठीक है, एक होते हैं प्रीमोलर या अग्रचवर्णक, ठीक है, और एक होते हैं चवर्णक, ठीक है, या मोलर्स। तो मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? चार। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। तो सबसे पहले जो सामने के दांत होते हैं चपटे, ये क्या होते हैं? कृंतक। ये क्या करते हैं? भोजन को काटने का कार्य करते हैं, है ना। तो भोजन को काटने का कार्य कौन करते हैं? जो चपटे होते हैं सामने के, और हम देखते हैं क्या होते हैं? कृंतक। अब इसके बाद हम देखते हैं चपटे दांत के बगल में नुकीले दांत होते हैं, है ना, एक जोड़ी ऊपर एक जोड़ी नीचे। तो ये क्या करते हैं? भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। इसके बाद में प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं तो कटे फटे भोजन को पीसते रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये काम होता है। तो यदि आ जाए कि मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के। यदि मनुष्य की दांत के कितने भाग होते हैं, तो यदि दांत की बात करें तो दांत का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है ना, कुछ इस प्रकार से होता है दांत का स्ट्रक्चर। तो हम देख रहे हैं कि ये निचला भाग जो होता है इसे क्या बोलते हैं? जो निचला भाग होता है तो इसे क्या बोल देते हैं? रूट, है ना। तो दांत के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस प्रकार से, तो निचला भाग जो होता है वो क्या होता है? रूट या जड़। ये जो मध्य भाग होता है इसको क्या बोल देते हैं? ग्रीवा या नेक, ठीक है। यहां इसे क्या बोल देते हैं? क्राउन या शिखर। तो दांत का सबसे ऊपरी हिस्सा शिखर और मध्य हिस्सा तो हम देखते हैं ग्रीवा या नेक, और जो निचला हिस्सा होता है उसको रूट बोल देते हैं, है ना। तो हम देखते हैं जड़, ठीक है, ग्रीवा, ठीक है, और शिखर। तो यदि क्वेश्चन आए कि दांत के भाग कितने होते हैं, तो भाग होते हैं तीन। पार्ट की बात करें तो तीन हो जाएंगे, और टाइप्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे? चार। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। अब इनका दंत सूत्र कैसे निकालते हैं? तो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि दंत सूत्र, दंत सूत्र, है ना, टीथ फॉर्मूला की बात करें दंत सूत्र की बात करें, अब देखिए दांत हमने कितने प्रकार के पढ़े? मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के दांत निकलते हैं, है ना, एक स्थायी दांत और एक अस्थायी दांत। तो हम देखते हैं दांत दंत फॉर्मूले की बात करें तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? चार, है ना। यानी कैसे लिख सकते हैं? आई इंसाइजर, सी कैनाइन, पीएम प्रीमोलर और एम मोलर, है ना। अब हम देखते हैं दांतों में जबड़े कितने होते हैं? जबड़े कितने होते हैं? दो, एक ऊपर की ओर जबड़ा और एक नीचे की ओर। तो हम देखते हैं दो, तो जितने दांत ऊपर के जबड़े में होते हैं उतने नीचे के जबड़े में होते हैं, और हम देखते हैं कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं। तो आप देख रहे हो कि इंसाइजर तो दो जोड़े ऊपर होते हैं और दो जोड़े नीचे। कैनाइन यानी कृंतक की बात करें तो एक जोड़ा ऊपर और एक जोड़ा नीचे। प्रीमोलर तो हम देखते हैं दो जोड़े ऊपर और दो जोड़े नीचे। मोलर तो तीन जोड़े ऊपर तीन जोड़े नीचे, मल्टीप्लाई इसीलिए दो का कर देते हैं। तो आप देख रहे हो दो और एक तीन, दो पांच, तीन आठ। अब जोड़े में होते हैं तो आठ दूनी 16 ऊपर और 16 नीचे। यानी इस प्रकार हम देखते हैं 16 ऊपर के जबड़े में और 16 नीचे के जबड़े में। तो ये हम देखते हैं कि दंत सूत्र। इसी को संक्षेप में हम लिख देते हैं 21 23 21 23, है ना। तो आप देख रहे हो 2 1 2 3 2 1 2 3, तो 2 1 2 3 2 1 2 3, है ना। यानी मनुष्य का दंत सूत्र या वयस्क का दंत सूत्र तो क्या लिखेंगे? 21 23 21 23। ऑप्शन में कहीं दे देंगे 21 20
है ना, 21 32 21 32, तो हम देखते हैं 21 23 21 23। अब यहां बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में भी यही होता है कि दांत हम देखते हैं, दांत कितने, तो हम देखते हैं 4 प्रकार के होते हैं। जबड़े कितने होते हैं, 2, है ना। तो हम देखते हैं बच्चों में बात करें तो हम देखते हैं बच्चों का दंत सूत्र कितना होता है, 2102 और 2102। यानी बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, ये बच्चों की बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, बच्चों से मतलब 0 से 3 साल के बच्चों में, ठीक है। और ये हम देखते हैं वयस्क में, एडल्ट की बात करें ये वयस्क में, तो बच्चों का दंत सूत्र 2102 2102। अब क्वेश्चन आया यदि और टप करेंगे तो पहले तो दंत सूत्र पूछेंगे कि मनुष्य का दंत सूत्र है तो 21 23 21 23, है ना। अब इस प्रकार से, अब यदि आ जाए कि मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या होती है, क्वेश्चन ऐसे आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या होती है यानी इंसाइजर की संख्या होती है, तो आप देख रहे हो कितनी होगी इंसाइजर की संख्या, 2 जोड़े ऊपर 2 जोड़े नीचे, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 8 होगी कि नहीं होगी। मनुष्य में कैनाइन की संख्या कितनी होती है, 1 जोड़े ऊपर 1 जोड़े नीचे, तो कितनी हो जाएगी, 4। मनुष्य में प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, तो 2 जोड़े ऊपर 2 जोड़े नीचे यानी 8। मनुष्य में मोलर की संख्या कितनी होती है, तो 3 जोड़े ऊपर 3 जोड़े नीचे यानी कितनी हो जाएगी, 12। अब इसको यदि टोटल कर दें तो कितना हो जाएगा, 32, है ना। ये देख रहे हैं ना, 8 4 12 8 20 और 12 32। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य में 32 दांत होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते जरूर हैं, बुक्स में लिखा रहता है कि 32 दांत, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। क्योंकि हम पढ़ते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ते हैं ना, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग क्या होते हैं कि प्राणियों के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो प्रारंभ में तो पूर्ण विकसित हुआ करते थे, लेकिन वातावरणीय परिस्थितियों बदलाव से उनका लोप हुआ है या लोप होने की कगार पे हैं। तो हम देखते हैं मनुष्य में जो विजडम टीथ पाए जाते हैं यानी अक्कल डांड की बात करें, है ना, तो अक्कल डांड हम देखते हैं क्या होती है, मोलर का तीसरा जोड़ा, और सभी में नहीं पाई जाती है। जिनमें निकलना होती है तो हम देखते हैं पूर्णावस्था के बाद निकलती है यानी 23-24 के बाद में निकलती है, और किसी में निकलती ही नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये नहीं है, अब इतने लोग बैठे हैं, हो सकता है किसी के भी 32 दांत ना हो, यानी कि कौन से दांत नहीं है, विजडम टीथ नहीं है, है ना, बुद्धि दांत, है ना। तो हम देखते हैं क्यों, इसीलिए बुद्धि दांत को अवशेषी अंग माना गया। क्यों माना गया है, क्योंकि जो दूसरे जोड़े का कार्य होता है वही तीसरा जोड़ा करता है। तो हम देखते हैं धीरे धीरे वो क्या हो गया, लुप्त हो गया। क्योंकि मोलर का कार्य क्या होता है, पीसने का, चाहे पहला दो जोड़ा हो या दूसरा जोड़ा हो या तीसरा जोड़ा हो। तो हम देखते हैं, इसलिए हम देखते हैं अवशेषी अंग के रूप में। अब यदि क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के दांतों का एक कौन सा क्रम है जो अवशेषी दांत के रूप में पाया जाता है, वेस्टिजियल, तो हम देखते हैं मोलर। अब मोलर का कौन सा जोड़ा, तो तीसरा, है ना। तो मोलर का जो तीसरा होता है वो अवशेषी दांत के रूप में। तो हम देखते हैं जनरली यदि फॉर्मूला पूछते हैं तो यही लिखेंगे 21 23 21 23, लेकिन कौन से जोड़े के दांत अक्कल दांत के रूप में होते हैं, तो हम देखते हैं मोलर, और मोलर का कौन सा जोड़ा, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा बन जाएगा ना। तो संख्या पूछे या जोड़ी, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो इंसाइजर की बात करते हैं, इंसाइजर का काम क्या होता है, भोजन को, पतले होते हैं चपटे होते हैं भोजन को काटने का, और कैनाइन नुकीले होते हैं भोजन को फाड़ने का, और प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं तो हम देखते हैं भोजन को पीसते रहते हैं। यानी जो पहले 2 टाइप्स होते हैं, एक गरम दल के होते हैं और ये नरम दल के होते हैं। तो काटने फाड़ने का कार्य करते हैं, कटे फटे भोजन को पीसता कौन रहता है, तो प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। अब बच्चों में पूछ लें कि बच्चों में कितने जोड़े इंसाइजर, तो इंसाइजर हम देख रहे हैं कितने होते हैं, 2 जोड़े ऊपर 2 जोड़े नीचे यानी 8 इनमें भी हो जाएंगे। कैनाइन भी हम देखते हैं जितने मनुष्य में उतने बच्चों में। बच्चों में कौन सी दांत नहीं पाए जाते हैं, प्रीमोलर। क्वेश्चन आपका आता है परीक्षाओं में कि बच्चों में कौन सी दांत नहीं पाए जाते हैं, तो प्रीमोलर नहीं पाए जाते। बच्चों से मतलब 0 से 3 वर्ष के बच्चों में, है ना। तो बच्चों में दांतों की संख्या, तो हम इनको जोड़ें तो कितने हो जाएंगे, 2 1 3 और 2 5 यानी 10 ऊपर 10 नीचे। तो बच्चों में दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। या अस्थायी दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। या दूध के दांतों की संख्या कितनी, 20। कितने दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, 20,
है ना, सभी का आंसर यही हो जाएगा। अस्थायी दांतों की संख्या, दूध के दांतों की संख्या, शेषावस्था में निकलने वाले दांतों की संख्या, या कितने दांत जीवन में 2 बार उगते हैं, तो हम देखते हैं सभी का आंसर 20। वयस्क में दांतों की संख्या, या हम देखते हैं मनुष्य में दांतों की संख्या, या स्थायी दांतों की संख्या, तो 32 हो जाएगी। ठीक है, अब दांत कितने भाग में बटा होता है तो हमने देख चुके हैं कि कितने पार्ट में बटा होता है, 3। बस ये ध्यान देना है, कभी कभी वो पूछ देते हैं कि दांत कितने पार्ट में बटा होता है, तो दांत के पार्ट हैं 3, लेकिन जब हम बात करेंगे कि दांत के टाइप्स कितने हैं तो 4, है ना। बस ये ध्यान देना है कि दांत के टाइप जो होते हैं वो 4 होते हैं, और पार्ट कितने होते हैं, तो कितने हिस्से होते हैं, तो हम देखते हैं 3, है ना। तो हम देखते हैं इस प्रकार से। अब मनुष्य में कैसे दांत होते हैं, तो हेटेरोडोंट क्यों बोल देते हैं, क्योंकि उसमें एक से अधिक प्रकार के दांत पाए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अब इसमें हम देखते हैं, कई बार परीक्षा में पूछते हैं क्वेश्चन, तो अब बन जाएगा ना कि स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, और हम देखते हैं अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो अस्थायी दांतों की संख्या 20 और स्थायी दांतों की संख्या 32। अब दंत सूत्र पूछ लेते हैं कभी कभी। अब जैसे हम बात करें एलिफेंट, ठीक है, अब यदि क्वेश्चन आता है कि हाथी में दांत होते हैं, या दांतों की संख्या है, तो हम देखते हैं कितने होते हैं हाथी में दांत, है ना, 2 नहीं होते हैं। इसीलिए कहावत बनी है कि दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के अलग। तो हाथी का दंत सूत्र कितना होता है, तो हाथी का दंत सूत्र जो होता है 33 और 0 0 33, तो कितने हो जाएंगे ऊपर, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, 14 और 12 कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे ना। तो हम देखते हैं हाथी में दांतों की संख्या कितनी होती है, 26, है ना। अब देखिए दांतों की संख्या निकालना आसान है, लेकिन हमें दंत सूत्र पता होना चाहिए। लेकिन आज यदि आपको दांतों की संख्या पता है तो दांतों की संख्या से दंत सूत्र नहीं निकाल सकते हो, तो हमें दंत सूत्र याद करना है। तो हाथी का दंत सूत्र क्या हो जाएगा, 1033 बटे 0 0 33, है ना। यानी हाथी के नीचे के जो जबड़े होते हैं उसमें ना तो इंसाइजर होते हैं और ना ही कैनाइन होते हैं, है ना। ऊपर के जबड़े में तो हम देखते हैं कैनाइन नहीं होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, है ना। मनुष्य की बात करें और मंकी की बात करें तो इनका दंत सूत्र एक ही होता है, चाहे मनुष्य हो या बंदर। तो हम देखते हैं कितने होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा ना 21 23 21 23, यानी चाहे बंदर की बात करें या मनुष्य की बात करें तो दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब छोटे बंदर में, अब बंदर आएगा इसमें, है ना। अब देखिए नहीं आ सकता है ना छोटे, इसलिए क्योंकि सभी में अवस्थाएं डिफरेंट होती हैं, है ना। तो हम देखते हैं बंदर से मतलब बंदर से है ना कि छोटे बंदर से ना बड़े बंदर से, ठीक है। बस बंदर जो पूर्ण विकसित बंदर है, तो हम देखते हैं कितने हो जाएंगे इसमें। बंदर क्या है, तो हम देखते हैं किस में आता है, स्तनी पढ़ते हैं ना, और स्तनी में क्या पढ़ते हैं, यूथीरिया, है ना। तो यूथीरियन जितने मतलब यूथीरियन में हम देखते हैं आता है बंदर, तो बंदर में या मनुष्य में बराबर होती है, और बड़ा एक ही दंत सूत्र होता है। जैसे कुत्ते की बात करें तो कुत्ते का दंत सूत्र क्या होता है, 31, ठीक है, 31 33 सॉरी 31 43 31 43 और बटे 31 42। कुत्ते में कितने दांत होते हैं, तो 42 होते हैं। अब इसको हम जोड़ें, हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने हो जाएंगे, 3 1 4 4 8 3 11 3 14 1 15 4 19 2 21 21 दूनी कितने हो जाएंगे 42। यानी कुत्ते में कितने दांत होते हैं 42, है ना। बिल्ली की बात करें तो बिल्ली का दंत सूत्र होता है 31 31 और बटे 31 21। यदि सही किया होगा तो बिल्ली में 30 दांत होते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि 3 और 1 4 3 7 1 8 3 11 1 12 2 14 1 15 दूनी 30। तो हम देखते हैं बिल्ली में कितने दांत होते हैं 30, है ना। हम बात करें जैसे बकरी, ठीक है, सीप, भेड़ की बात करें और काऊ, ठीक है, और बफेलो,
इनमें सभी में दांतों की संख्या क्या होती है? समान होती है ना। और इनका दंत सूत्र क्या होता है? तो 1033, सॉरी, इनका दंत सूत्र क्या हो जाएगा? 0033, ठीक है, बट क्या हो जाएगा? कितनी आ रही है इसमें संख्या दांतों की? 33। कितनी आ रही है इसमें? 6, 3 9 1 10, 3 13, 3 16, 32 हो रही ना। हाँ, तो 32 होती है दांतों की संख्या। अब आपने देखा होगा, चाहे गाय हो, चाहे बकरी, चाहे भैंस, चाहे भेड़, सभी में ऊपर के जबड़े में सामने वाले दांत नहीं होते, यानी कृंतक और रदनक नहीं होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गाय, भैंस या बकरी या भेड़ की बात करें तो ऊपर के जबड़े में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? तो कृंतक और रदनक नहीं पाए जाते, यानी इंसाइजर और कैनाइन। इनको क्या बोलते हैं? जुगाली करने वाले जंतु। जुगाली का मतलब क्या है? इनका जो स्टोमक होता है तो उसमें रूमिनेंट, है ना। तो हम देखते हैं क्या करते हैं, ये पहले मतलब ग्रेजिंग का कार्य करते चरने का, इसके बाद हम देखते हैं उसको लरे आते हैं, यानी स्टोमक से भोजन वापस यहाँ पे निकालते हैं, तो इनको बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल, है ना। तो हम देखते हैं इनको बोलते हैं जुगाली करने वाले जंतु, है ना, गाय, भैंस, बकरी। और दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32, है ना। और दंत सूत्र क्या हो जाएगा? ये एग्जाम में अभी पिछली बार ही टीजीटी में पूछा था, रेट, चूहे का दंत सूत्र होता है। तो हम देखते हैं 1003 और बटे 1003। अब यदि दंत सूत्र पता है तो आप बता सकते हो कि चूहे में कितने दांत होते हैं। हो जाएंगे ना, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो चूहा में कितने हो जाएंगे? 16 दांत हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, है ना। तो कई बार एग्जाम में आपके यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, है ना। कितने, कौन कौन से? तो कृंतक, रत्नक, अग्रचबर्णक और चबर्णक। कितने पार्ट होते हैं? तो 3, है ना। कौन कौन से? तो क्राउन, नेक और रूट, है ना। जड़, ग्रीवा और शिखर, है ना। ये पार्ट हो जाएंगे, बन जाएगा ना। तो यदि हमें दंत सूत्र पता है तो दंत सूत्र के थ्रू हम देखते हैं, निकाल सकते हैं। अब बगल कैविटी की बात करते हैं तो दांतों की बात क्या आती है? तो दांतों के बाद हम देखते हैं जिहा, जीभ। तो जीभ की स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं, यदि सही से पेस्ट करते हैं तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाता है ना, है ना, होता है ना जीभ में। तो हम देखते हैं इसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पेपली। पेपली बोलते हैं इनको, पेपली, या इसी को बोल देते हैं स्वाद कलकाएं, है ना। या इसी को बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। तो इनकी संख्या होती है लगभग 10,000। ये क्या करती हैं? स्वाद का, या इन्हीं को टेस्ट बर्ड्स भी बोल देते हैं, है ना। इनको क्या बोल देते हैं? टेस्ट बर्ड्स भी बोल देते हैं। इनकी संख्या लगभग 10,000 होती है। ये स्वाद का एहसास कराती हैं। तो जीभ का जो किनारा, सॉरी शीर्ष जो होता है, तो शीर्ष में हम देखते हैं स्वीट या मीठेपन का एहसास कौन कराता है? तो हम देखते हैं जो नुकीला भाग होता है ये मीठे। मार्जिन की बात करें, किनारे की बात करें, तो किनारों पे क्या होता है? खट्टा, है ना। तो खट्टा एहसास हमें कहां से होता है? किनारों से। और जीभ जहां से जुड़ी होती है आधार की ओर, तो यहां पे हम देखते हैं बिटर या कड़वा या तीखा, जिसे बोल सकते हैं, है ना। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं जीभ के किनारों पर कौन सा स्वाद? तो जीभ के किनारों पर हम देख रहे हैं कौन सा? खट्टा। और जीभ में शीर्ष में मीठा और कड़वा, तो हम देखते हैं आधार की ओर जहां से जुड़ी है। जब कोई चटपटी चीज खाते हैं ना तो बाद में कड़वापन लगता है जब अंदर तक जाती है, तो इसको बोल देते हैं, है ना। तो जिहा में स्वाद के लिए क्या पाई जाती है? पेपली, या उनको बोलते हैं टेस्ट बड्स या स्वाद कलकाएं, है ना। तो बकल कैविटी समझ में आ गई होगी, है ना। इसके बाद अगले लेक्चर में हम पढ़ लेंगे इसको और डिटेल से, ठीक है। तो पढ़ के आना थोड़ी डाइजेस्टिव सिस्टम को।